नमस्कार मित्रों, क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं समकालीन विश्व राजनीति और समकालीन विश्व राजनीति का यह तीसरा अध्याय है। इस तीसरे अध्याय का नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। और प्रश्न भी इसी पर पूछा जा चुका है 2 साल 2016 और 2018 में कि अमेरिकी वर्चस्व से आप क्या समझते हैं। तो यूँ तो अमेरिकी वर्चस्व से सब कोई समझते हैं कि हर मामले में आज, चाहे आर्थिक मामला हो, सैन्य मामला हो, कल्चर का मामला हो, सब जगह अमेरिका का दबदबा है। बहुत सारे देशों की विदेश नीति तक अमेरिका से प्रभावित होती है। लेकिन अगर इसे एग्ज़ाम में लिखना होगा तो अगर पॉइंट वाइज लिखा जाए तो आपको अधिक मार्क्स मिलेंगे। तो जब हमें यह प्रश्न का उत्तर लिखना हो कि अमेरिकी वर्चस्व से आप क्या समझते हैं, तो अमेरिकी वर्चस्व को हम लोग 3 भाग में बांट देंगे: सैन्य वर्चस्व, ढांचागत वर्चस्व और सांस्कृतिक वर्चस्व। वैसे वर्चस्व का मतलब मैंने पहले भी बता चुका है। वर्चस्व को इंग्लिश में हैगेमॉनी कहते हैं और हैगेमॉनी का मतलब होता है विश्व में जब एक ही शक्ति रह जाती है, जब दुनिया एक ध्रुवीय हो जाती है। 1990 ईस्वी के बाद अमेरिका को टक्कर देने वाली कोई शक्ति नहीं बची। यूएसएसआर का कोलैप्स हो गया और दुनिया का एक छत्र राज्य या दुनिया में एकमात्र दबदबा वाला जो देश था वह देश था यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के वर्चस्व के 3 आधार क्या हैं? तो पहला सैन्य आधार। प्रश्न अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि अमेरिका के सैन्य वर्चस्व का वर्णन करें, या अमेरिका के ढांचागत वर्चस्व का वर्णन करें, या फिर अमेरिका के सांस्कृतिक वर्चस्व का वर्णन करें। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पॉइंट की तरफ चर्चा करते हैं कि अमेरिका का सैन्य वर्चस्व क्या है, अमेरिका की सैनिक शक्ति कितनी है। तो हमको ये समझना होगा कि अमेरिका की सैनिक शक्ति के सामने अभी दुनिया की कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती है। यहाँ तक कि जो दुनिया के टॉप 12 सैन्य शक्ति में मजबूत देश हैं, सक्षम देश हैं, वो 12 देश मिल करके भी अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अमेरिका की सैनिक शक्ति, सैनिक प्रौद्योगिकी इतना अच्छा है कि ये उनके नीचे के 12 देश मिलकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अमेरिका ने ऐसे ऐसे मिसाइल और उपकरण विकसित कर लिए हैं कि वो अपने देश में बैठा बैठा ही दुनिया के किसी भी भाग में निशाना साध सकता है। हम लोग अक्सर न्यूज़ में सुनते हैं ना कि अमेरिका ने सूडान में मिसाइल दाग दिया, इराक में दाग दिया, पाकिस्तान में कभी कभी मिसाइल छोड़ देता है। तो इस प्रकार अमेरिका की सैन्य क्षमता इतनी अधिक है कि वो अपने घर बैठे दुनिया के किसी भी भाग में सही समय पर और अचूक निशाना साध सकता है। ये है उसकी खासियत। दूसरा बात क्या है कि अमेरिका के सैनिकों को कोई नुकसान नहीं होता। वो अपने दुश्मनों पर, अपने टारगेट पर हमला भी कर देता है और उनके सैनिक सुरक्षित रह जाते हैं। तो ऐसा कैसे संभव हो पाया? अमेरिका अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधानों पर खर्चा करता है। वो रिसर्च पर, डिफेंस रिसर्च पर खर्चा करता है, जबकि दुनिया के देश अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं खर्च कर पाते हैं क्योंकि उनका बजट उतना बड़ा नहीं है, उनकी जीडीपी उतनी बड़ी नहीं है। और अमेरिका अपने जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधानों और प्रौद्योगिकी पर कर सकता है और वो करता है प्रत्येक साल। फिर उसका अपना एक संगठन भी है, नाटो सैन्य संगठन। उन नाटो में भी जितने मेंबर हैं सभी मजबूत देश हैं। तो अमेरिका खुद भी बहुत ही सक्षम देश है सैन्य मामले में, और उसके जो साथी देश हैं, नाटो के मेंबर जो हैं, यहाँ तक कि यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं, वो सारे जो देश हैं वो सब मिल करके अमेरिका की शक्ति को और अधिक बढ़ा देते हैं। तो आज अमेरिका से पंगा लेना किसी भी देश के लिए संभव नहीं है। भले ही कभी कभी हम लोग देखते हैं कि चीन उनको आँखें दिखा रहा है या उत्तरी कोरिया धमकी दे रहा है, लेकिन अमेरिका जब अपने पर आ जाएगा तो फिर उसका मुकाबला बड़ा मुश्किल है करना। और उन्होंने 1990 के बाद कई ऑपरेशन को अंजाम दे करके, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ये सब को हम लोगों ने पढ़ा और उससे यह पता चला कि वो जहाँ भी उनको मन होता है, जो भी उसके खिलाफ जाता है उस पर वो सैन्य कार्रवाई कर देता है और वो यूएन की भी परवाह नहीं करता है। लेकिन अमेरिका के सैन्य क्षमता का एक ड्रॉबैक है, एक कमी है। वो कमी क्या है कि वो सैन्य हमला तो कर लेता है किसी देश पर,
लेकिन जिस देश पर वो अधिकार कर लेता है वहाँ की जनता का विश्वास नहीं जीत पाता है। जैसे उन्होंने सद्दाम हुसैन को अपदस्थ तो कर दिया, लेकिन सद्दाम हुसैन को हटा देने के बाद, उनको फांसी भी लगा देने के बाद वहाँ की जनता का विश्वास वो नहीं जीत सके। इसी प्रकार अफ़गानिस्तान से तालिबानी शासन को हटा तो दिया, वहाँ अपनी मनपसंद सरकार लगा दी, बनवा दी, लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी तक अमेरिका में जो है ये बात चल रही है कि अफ़गानिस्तान से हम लोगों को सेना हटा लेना चाहिए, अफ़गानिस्तान पे क्यों हम लोग इतना खर्च कर रहे हैं। और बीच बीच में ट्रम्प साहब अपनी सेना हटाने की बात करते हैं, और हर एक दिन छोड़ के एक दिन या कभी कभी लगातार अफ़गानिस्तान पे बम धमाके के खबरें आते रहते हैं, जबकि वहाँ पर अमेरिकी सैनिक मौजूद है। तो अमेरिकी सैनिक कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन इस बात में वो सफल नहीं हो पाई है कि वो किसी देश की जनता का वो विश्वास जीत पाए। तो ये थी अमेरिका की सैन्य शक्ति, सैन्य क्षमता बहुत ही अटूट है, बहुत ही बेजोड़ है, उसके सामने कोई नहीं है। पूरे दुनिया के देश उनसे सैन्य हथियार खरीदते हैं, भारत भी खरीदता है। यहाँ तक कि भारत किससे खरीदे ना खरीदे इस पर भी जो है बीच बीच में टिप्पणी अमेरिका देते रहता है। तो सैन्य क्षमता को हम लोगों ने देख लिया अमेरिका का। अब हम लोग को देखना है ढांचागत वर्चस्व, कि अमेरिका का ढांचागत, उसका फ्रेमवर्क, उसका बेस कितना मजबूत है, वहाँ की सुविधाएं कैसी है, या विश्व जो है विश्व के फलक पर अमेरिका ने क्या ऐसा बना के रखा है जिसके कारण अमेरिका की दादागिरी या अमेरिका का वर्चस्व या अमेरिका का सुपरमेसी चलता है। तो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका यूज आजकल दुनिया के सभी देश करते हैं और लगभग आधा से ज़्यादा आबादी करती है। WWW नाम सुनते होंगे, वर्ल्ड वाइड वेब, अर्थात इंटरनेट। तो इंटरनेट की शुरुआत जो है अमेरिका के रक्षा विभाग के अनुसंधान का परिणाम है। ये वेबसाइट या फिर कहा जाए इंटरनेट का इजाद अमेरिका के रक्षा विभाग ने किया, और आज दुनिया में जितने भी सैटेलाइट हैं जिससे इंटरनेट चल रहे हैं उसमें अधिकांश अमेरिकी सैटेलाइट हैं। तो यहाँ भी अमेरिका ढांचागत रूप से मजबूत है। दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध के पहले तक नौसेना में अर्थात जल सेना में फ्रांस और ब्रिटेन की तूती बोलती थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये देश कमज़ोर हो गए और नौसेना के मामले में अमेरिका सबसे मजबूत है। आज दुनिया का कोई भी ऐसा भाग नहीं है, कोई भी ऐसा महासागर नहीं है जहाँ पर अमेरिकी सैन्य अड्डे ना हो, जहाँ पर अमेरिका के युद्धपोत खड़े ना हो, जहाँ पर अमेरिका की पहुँच ना हो, अर्थात नौसेना में भी अमेरिका का कोई जोड़ नहीं है। तो ये दूसरी बात हो गई। अगर हम लोग अर्थव्यवस्था की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, तो अमेरिका का इकोनॉमी विश्व के बजट में या फिर विश्व के अर्थव्यवस्था में 24% इसकी हिस्सेदारी है, जबकि आबादी वहाँ मात्र 5% है। विश्व के जनसंख्या की मात्र 5% वाला देश दुनिया के अर्थव्यवस्था में 24% योगदान कर रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अमेरिका की आर्थिक शक्ति कितनी अधिक है। और आर्थिक शक्ति इतना मजबूत होने के कारण है कि आज दुनिया में जो भी बिजनेस चलता है वो अंदाज से नहीं चलता है, वो एक ट्रेनिंग से चलता है, एक पढ़ाई से चलती है। बिजनेस की पढ़ाई होती है जिसका नाम भली भांति आप लोग परिचित हैं कि वह डिग्री का नाम है MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो MBA की पढ़ाई 1900 ईस्वी में सबसे पहले अमेरिका में ही शुरू हुई, और सबसे पहले बिजनेस स्कूल 1891 ईस्वी में अमेरिका में ही शुरू हुआ। जबकि MBA की पढ़ाई दुनिया के दूसरे देशों में बहुत दिनों के बाद जा कर के 1950 ईस्वी के बाद MBA की पढ़ाई शुरू हो पाई, जबकि अमेरिका 50 साल पहले ही MBA की पढ़ाई करना शुरू कर दिया था। तो MBA पढ़ करके बिजनेस करने वाले अच्छा से बिजनेस करते हैं। उसके बाद बात है कि आज जो ढांचा है अमेरिका का, आर्थिक ढांचा, वो कितना मजबूत है ये देखिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ, और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से 2 संगठन बन निकले, एक WB अर्थात वर्ल्ड बैंक और दूसरा IMF अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और ये दोनों संगठन बहुत ही अहमियत रखते हैं दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाने में, और इनका कितना महत्व है इससे सभी कोई भली भांति परिचित हैं।
और IMF और वर्ल्ड बैंक पर, या फिर एक और संगठन है विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये तीनों पर IMF, WTO और WB तीनों जो कि ब्रेटन वुड्स से जन्मे हैं, उत्पन्न हुए हैं, इन पर अमेरिका का कब्जा है और इन्हीं के आधार पर विश्व की अर्थव्यवस्था चल रही है। और तो और आज दुनिया के सारे बिजनेस, चाहे कोई भी महादेश में हो, हम लोग सब कोई जान रहे हैं कि वो सब डॉलर में होता है, डॉलर से लेन देन होता है। हालांकि चीन भी अपनी मुद्रा को इंटरनेशनल या वर्ल्ड लेवल पर मान्य करने की कोशिश में जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी जो विश्वास US डॉलर का है, अमेरिकी डॉलर का है, वो विश्वास अन्य सिक्कों ने या अन्य करेंसियों ने नहीं जमा पाया है। तो ये है अमेरिका का आर्थिक ढांचा, या फिर कह सकते हैं ढांचागत वर्चस्व। अब तीसरा जो है वह है सांस्कृतिक ढांचा। सांस्कृतिक ढांचा सबको जानते हैं, कल्चर अर्थात रहन सहन, खान पान, विचार, बोलचाल। आज पूरे दुनिया के लोग अमेरिकी रहन सहन, बोलचाल को फॉलो करते हैं। यहाँ ब्रेन ड्रेन हो रहा है। दुनिया के कहीं किसी भी देश में कोई जीनियस पैदा होता है, कोई जीनियस इंजीनियर, कोई जीनियस वैज्ञानिक, कोई प्रोफेसर, कोई आर्टिस्ट, तो सबका सपना होता है कि अमेरिका में जाएं और अमेरिका में पैसे कमाएं, US डॉलर कमाएं। तो सोचिए, अमेरिका बुद्धिजीवियों को, आर्टिस्टों को, बिजनेसमैन को या फिर खिलाड़ियों को इतना अधिक महत्व देता है कि पूरे दुनिया के अच्छे अच्छे लोग, जो प्रतिभा संपन्न लोग हैं, वो अमेरिका जाना चाहते हैं। आज अंग्रेजी भले ही ब्रिटेन की देन है, लेकिन इंग्लिश में भी हम लोग आज दो बड़े भाग देखते हैं, अमेरिकी इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश। तो आज अमेरिकी इंग्लिश लोग सीखना चाहते हैं और बहुत सारे जो आज, जैसे हम भी वीडियो ये डाल रहे हैं तो यूट्यूब पर डाल रहे हैं, सभी कोई फेसबुक का यूज़ करता है, व्हाट्सएप का यूज़ करता है। तो यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब अमेरिकी ईजाद है। गूगल जिसके कि CEO भारतीय मूल के व्यक्ति ही हैं, लेकिन ये सब अमेरिकी कंपनी है। यहाँ तक कि USSR जब टक्कर लेता था USA का 1990 के पहले, वहाँ के युवाओं में भी अमेरिकी प्रोडक्ट ब्लू जीन्स का बहुत ही ज़्यादा महत्व था, बहुत ही ज़्यादा आकर्षण था। वहाँ के युवा लोग चोर बाज़ार से ब्लू जीन्स को खरीदते थे। तो अमेरिकी प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा डिमांड है हर जगह। यहाँ तक कि आज दुनिया में किसी भी क्षेत्र की कोई कंपनी हो, उस टॉप 3 कंपनियों में, दुनिया के 3 टॉप कंपनियों में एक ना एक कंपनी अमेरिकी ही होता है। तो ये है, आज दुनिया के सभी लोग अमेरिकी विचारधारा का फॉलो करते हैं। USSR के पतन के बाद, जो कि भारत का रुझान साम्यवादी विचार की तरफ हुआ करता था, इन्होंने भी उदारवाद, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपना ली है। पूरी दुनिया पूंजीवाद की तरफ जा रहा है और पूंजीवादी विचारधारा का जो अगुवा है वो अमेरिका है। तो इस तरह से अमेरिका ना केवल सैन्य शक्ति में शक्तिशाली है, सैन्य मामले में शक्तिशाली है, ना केवल उनका ढांचागत जो स्ट्रक्चर है वो मजबूत है, बल्कि उन्होंने दुनिया के लोगों के विचार पर भी कब्जा कर लिया है। जो शक्तिशाली देश होते हैं वो 2 तरह से दुनिया को कंट्रोल करते हैं, एक सैन्य शक्ति के बल पर और एक रजामंदी के बल पर। और जो रजामंदी के बल पर जो कब्जा होता है वो ज़्यादा ही मजबूत होता है। तो अमेरिका ने विचारधारा के रूप में, विचारधारा के स्तर पर दुनिया के बुद्धिजीवियों को अपनी तरफ आकर्षित किया है और सभी देश के युवाओं को के लिए अमेरिका एक आकर्षण का केंद्र है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये है अमेरिका का सांस्कृतिक वर्चस्व कि आज पूरी दुनिया अमेरिका के जैसा सोचना शुरू कर दी है। सैन्य वर्चस्व को भी हम लोगों ने समझा, ढांचागत वर्चस्व को भी समझा और फिर सांस्कृतिक वर्चस्व को भी हम लोगों ने समझा। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि 2017 और 2019 के जैक बोर्ड में आ चुका है। मैं जब जैक बोर्ड का वर्णन करता हूं तो आउट ऑफ झारखंड के स्टूडेंट यह ना समझें कि ये केवल झारखंड बोर्ड पर आधारित है। बुक ये NCERT का है। चूँकि मैं झारखंड का रहने वाला हूं, इसलिए झारखंड का क्वेश्चन बैंक हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन NCERT की बुक पूरे हिंदुस्तान में चलता है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम या मीडियम चाहे जो भी हो। तो आपके स्टेट में भले ही कुछ दूसरा प्रश्न पूछा गया हो,
लेकिन ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए दूसरे स्टेट के स्टूडेंट से भी आग्रह है कि इनके महत्व को समझें। और मैं एनसीईआरटी को डील कर रहा हूँ, तो आप अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलें। और जो प्रतियोगी छात्र हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न ज़्यादा तैयार करते हैं, लेकिन जब तक ये समझे कि जब तक सब्जेक्टिव प्रश्न आपका तैयार नहीं होगा, वस्तुनिष्ठ को आप बहुत देर तक याद नहीं रख पाइएगा, वो रटना पड़ेगा, और रटा हुआ चीज़ ज़्यादा देर तक याद नहीं होता है। इसलिए अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चले। तो हम चर्चा कर रहे थे अमेरिकी वर्चस्व का तीनों रूप: सैन्य वर्चस्व, ढांचागत वर्चस्व और सांस्कृतिक वर्चस्व। अब यह प्रश्न उठता है कि क्या अमेरिकी वर्चस्व में कोई अवरोध नहीं है? यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है 2017 और 19 में कि अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते में अवरोधों का वर्णन करें। तो इसको भी हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं। ये कहा जाता है, इतिहास इस बात का गवाह है कि किसी भी बड़े बड़े साम्राज्य का पतन उसके बुनियाद में ही छिपा होता है, यह उसकी कमियां जो है उनके बुनियाद में ही होती है। तो अमेरिका मजबूत है, लेकिन उसकी कमजोरी भी उसी में छिपी हुई है। जैसे अमेरिका ने दुनिया को सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत दिया, अर्थात शक्ति का बंटवारा। सरकार के कार्यों को 3 भाग में, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका में बांट दिया। तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों स्वतंत्र हैं अमेरिका में, तीनों का अपना अपना कार्य है, तीनों का एक दूसरे पर कोई खास अंकुश नहीं है। तो वहाँ की कार्यपालिका क्या करती है? कार्यपालिका अर्थात वहाँ के राष्ट्रपति, वो क्या करते हैं? कार्यपालिका के प्रधान जहाँ मन होता है वो अपने कुछ सलाहकारों की मदद लेते हैं और हमला कर देते हैं, किसी से भी पंगा ले लेते हैं। बहुत सारे युद्धों पर वो पैसा खर्च करते हैं, बेवजह किसी युद्ध में लड़ जाते हैं, अड़ जाते हैं। तो उनकी कार्यपालिका पर न्यायपालिका और विधायिका का कोई खास अंकुश नहीं है, जिसके कारण कार्यपालिका अमेरिका की बेवजह कुछ मामलों में पड़ जाती है। और जब सरकारें बदलती हैं तो कार्यपालिका बदल जाता है। तो कार्यपालिका जब बदलता है, जब राष्ट्रपति बदलते हैं, तो उनके पहले के राष्ट्रपति जो कि दूसरी पार्टी से होते हैं, उनके कार्यों में उन्हें दोष दिखने लगता है। जैसे कि ट्रंप साहब हमेशा यह कहते हैं कि अमेरिका ने बहुत सारा पैसा पाकिस्तान को बेवजह में दे दिया, अफ़गानिस्तान में अपना पकड़ बनाए रखने के लिए, जो कि बेकार में चला गया। पाकिस्तान ने उनका कोई सही इस्तेमाल नहीं किया और उस वित्तीय सहायता को ट्रंप साहब ने रोक दिया। फिर ट्रंप साहब भी कुछ ऐसा काम कर रहे होंगे, जो अगले राष्ट्रपति आएंगे वो कहेंगे कि ट्रंप साहब बेवजह में यहाँ पैसा खर्च कर दिए। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर कार्यपालिका पर विधायिका और न्यायपालिका का अंकुश नहीं है। और फिर दूसरी बात है, जो दूसरा कमजोरी है उसका, वो अमेरिका का उन्मुक्त समाज है। अमेरिका का समाज उन्मुक्त है। भले वह मीडिया वहाँ के लोगों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करती है, पर अमेरिकियों की आदत एक स्वतंत्र सोच की है, फ्रीली उन लोग सोचते हैं। तो वहाँ की सरकारें सोचती है कि हम वाहवाही के लिए किसी युद्ध में भाग ले लें, किसी देश पर कब्जा कर लें, अपना नियंत्रण कर लें, उसको हरा दें और अमेरिका का डंका बजवा दें। लेकिन युद्ध के बाद वो सरकारें हार जाती है। जैसे 1990 में खाड़ी युद्ध जीतने के बाद भी जो सीनियर बुश थे, जॉर्ज बुश, वो चुनाव नहीं जीत पाए, क्योंकि वहाँ की जनता को लगा कि बुश साहब ने बेवजह में अमेरिकियों का पैसा पानी में डुबा दिया। तो एक ये भी बात है। तीसरा, अमेरिकी वर्चस्व पे रोक लगाने के काम उनके अपने ही साथी कर सकते हैं और करते हैं। अमेरिका के जो साथी हैं, नाटो के मेंबर हैं या फिर यूरोपियन देश हैं, ये अधिकांश लोकतांत्रिक देश हैं। और लोकतांत्रिक देश सिद्धांततः तो कम से कम यह नहीं चाहते हैं कि किसी देश पर किसी देश का कब्जा हो। दूसरा, यह न केवल लोकतांत्रिक है बल्कि इन लोग बिजनेस माइंडेड कंट्री हैं। फ्रांस, इंग्लैंड, पुर्तगाल, ये सब बिजनेस को सोचते हैं। और लड़ाई झगड़ा बिजनेस करने वाले कंट्री युद्ध का माहौल नहीं चाहते हैं कि युद्ध के माहौल होने से कहीं समुद्री रास्ता रुक जाता है, किसी देश का आयात निर्यात रुक जाता है, कोई पहले का किया हुआ डील रुक जाता है। तो ये सारे डील कैंसिल हो जाते हैं, दुनिया की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। तो ये नाटो के मेंबर जो हैं या यूरोपियन कंट्री हैं, जो कि अमेरिका के नज़दीकी हैं, यही अमेरिका पर अंकुश लगाने का कार्य कर सकते हैं। तो अगर इसे पॉइंट वाइज समझा जाए तो 3 पॉइंट स्पष्ट है
अमेरिका वर्चस्व के रास्ते में अवरोध। पहला अवरोध है वहाँ का कार्यपालिका का उन्मुक्त होना, दूसरा अमेरिकी समाज का उन्मुक्त सोच, और तीसरा है नाटो एवं अमेरिका के सहयोगी यूरोपीय देशों द्वारा अमेरिका पर अंकुश। तो ये 3 तरीके हैं जिससे अमेरिका पर अंकुश लग सकता है, उसके वर्चस्व में अवरोध आ सकता है। अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे कि भारत और अमेरिका का संबंध किस प्रकार बनता बिगड़ता रहा है। यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है कि भारत और अमेरिका के संबंधों की चर्चा करें। तो चलिए हम लोग करते हैं अमेरिका और भारत के संबंधों की। भारत और अमेरिका के संबंधों की चर्चा हम लोग अगर 4 भाग में इसे बांट दें तो समझने में ज़्यादा सहायक होगा। हम लोग चर्चा करते हैं भारत की आज़ादी के पहले। तो भारत की आज़ादी के पहले जब भारत ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था और अमेरिका उस समय बिजनेस करता था, वो किसी देश को गुलाम वगैरह बनाने की नहीं सोचता था, तो अमेरिका ने भारत की स्वतंत्रता का समर्थन किया था, भारत की आज़ादी का समर्थन हासिल किया था। तो भारत को लगता था कि अमेरिका के साथ उसकी अच्छी जमेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो स्वतंत्रता के पहले हम लोग कह सकते हैं कि अमेरिका भारत के प्रति एक सिंपैथी रखता था, और जब भारत के प्रति अमेरिका सिंपैथी रखता था तो स्वाभाविक है कि भारत की फीलिंग भी अमेरिका के साथ अच्छी थी। हम लोग दूसरा पॉइंट जो लेंगे वो स्वतंत्रता के बाद, अर्थात शीत युद्ध का दौर। भारत आज़ाद हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और दुनिया में शीत युद्ध का प्रारंभ हो गया। दुनिया 2 गुटों में बट गई, एक यूएसएसआर का गुट, सोवियत गुट, और दूसरा यूएसए का गुट, पूंजीवादी गुट। भारत ने इन दोनों गुटों से अलग रहना पसंद किया और नाम का संस्थापक सदस्य बना। लेकिन फिर भी भारत पे आरोप लगता रहा, यह बहुत हद तक हकीकत भी है कि भारत का रुझान साम्यवादी देशों के तरफ, यूएसएसआर के तरफ ज़्यादा रहा। वहीं दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी देश, ये हमारा जन्मजात दुश्मन कहा जाए, पाकिस्तान, वो अमेरिका के गोद में जाके बैठ गया। तो अमेरिका हर बात पे, कश्मीर मामले पे, आतंकवादी मामले पे, हर मामले पे पाकिस्तान का पक्ष लेता रहा। तो भारत और अमेरिका के संबंध कटुतापूर्ण रहे शीत युद्ध के दौरान, अर्थात 1945 से लेकर 1990 के दौरान भारत और अमेरिका के संबंध कुछ एक मामलों को छोड़ दिया जाए तो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। भले ही हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने बराबर दूरी रखा और बराबर दूरी रख करके यूएसए और यूएसएसआर से समर्थन हासिल किया, लेकिन हकीकत यही है कि हमारे संबंध 1990 के पहले अच्छे नहीं थे। शीत युद्ध के काल में अमेरिका से अच्छे संबंध नहीं थे। तीसरा पॉइंट अगर हम लोग ऐसे लिखें कि शीत युद्ध के बाद, तो शीत युद्ध के बाद भारत और अमेरिका का संबंध कैसा रहा। शीत युद्ध के बाद जब 1990 में यूएसएसआर का कोलैप्स हो गया और खुद रसिया की हालत पतली हो गई, तो भारत फिर नए सिरे से सोचने लगा। भारत मित्र विहीन हो गया, लगने लगा कि कोई मजबूत देश उनके साथ नहीं है। तो भारत ने अपने नीतिगत बदलाव किए। इन्होंने उदारीकरण की प्रक्रिया अपनाई और अपने व्यापार नियमों में ढील दिया, अपने दरवाजे खोले विश्व व्यापार के लिए, और दूसरे देशों में भी इनकी एंट्री मिली, अर्थात पूंजीवाद की तरफ भारत बढ़ना प्रारंभ किया। तो पूंजीवाद की तरफ बढ़ना प्रारंभ किया, अमेरिका से दोस्ती बढ़ने लगी। तो ये जो है शीत युद्ध के बाद भारत की स्थिति जो है, यह भारत की मित्रता अमेरिका की तरफ अच्छा होने लगा। भारत ने अमेरिका के साथ अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर भी उतना अधिक नहीं सुधर पाया, क्योंकि पाकिस्तान उसका बहुत करीबी था, और जिससे पाकिस्तान दुश्मन का दोस्त तो दुश्मन ही होता है। बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे, भले ही दोनों ही लोकतांत्रिक देश थे। लेकिन हाल के वर्षों में, चौथा पॉइंट अगर हम लोग इस प्रकार लिखें कि हाल के वर्षों में भारत और अमेरिका के संबंध, तो हाल के वर्षों में भारत और अमेरिका का संबंध सुधरा है, विशेष करके 9/11 के बाद। 9/11 के बाद अमेरिका को ये पता चल गया कि आतंकवादी जो है वो किसी को पहचानते नहीं हैं, वो किसी भी देश पर हमला कर सकते हैं। और 9/11 के बाद अमेरिका ने आतंकवाद पर भारत का समर्थन करना शुरू किया और भारत के बातों को समझना प्रारंभ किया। फिर कुछ सरकारें ऐसी आई जिसके कारण दोनों देशों में बहुत ही नज़दीकी आई, जैसे बराक ओबामा के समय में बहुत नज़दीकी आई। फिर अभी जो ट्रंप और मोदी जी की केमिस्ट्री लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी चल रही है, तो ये मोदी और ट्रंप के काल में भारत और अमेरिका के संबंध बहुत मजबूत हुए हैं। हालांकि बीच बीच में स्वभाववश
हमारे ट्रम्प साहब जो है कुछ बोल देते हैं भारत के खिलाफ, फिर तुरंत अपनी बातों को वापस ले लेते हैं। लेकिन भारत और अमेरिका के संबंध के नज़दीकी के कारण अगर बोला जाए कि क्या कारण है, तो कुछ पॉइंट दिए जा सकते हैं कि भारत सॉफ्टवेयर में नंबर 1 है दुनिया में, और अपने सॉफ्टवेयर का 65% निर्यात भारत जो करता है वो यूएसए को करता है, अर्थात हमारे 65% सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट अमेरिका को बिकते हैं। तो भारत के लिए बहुत अच्छा बाज़ार है अमेरिका। दूसरा, अमेरिका में जो बोइंग कंपनी है उनमें 35% जो हिस्सेदारी है वो भारतीयों की है। फिर अमेरिका में बड़े बड़े जितने भी कंपनी हैं, मल्टीनेशनल कंपनी, उसके 15% संचालक जो हैं, 15% कंपनियां जो हैं अमेरिका की बड़ी कंपनियां, वो भारतीयों के द्वारा संचालित होती हैं। अमेरिका में बहुत ज़्यादा संख्या में एनआरआई बसे हुए हैं। भारतीय लोग बहुत ज़्यादा संख्या में अमेरिका में बसे हुए हैं और वहाँ के चुनाव को भी प्रभावित करते हैं। आप लोग देखते हैं कि बीच बीच में अमेरिका में मोदी जी जा कर के रैली करते हैं, और ट्रम्प साहब को उम्मीद जगती है कि मोदी जी के कहने से हमको वोट मिलेंगे। भले ये सब बातें किताब में नहीं लिखी हुई है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें करंट बातों को अगर आप डाल दिया जाए तो परीक्षक आपसे ज़्यादा खुश होंगे और ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। बहुत लोगों को ये शिकायत होती है कि पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते। उसका यही कारण होता है कि वो हाईलाइट नहीं करते अपने पॉइंट्स को, और करंट अफेयर से बात को मिला के नहीं लिखते हैं। जैसे ये पुस्तक जो एनसीईआरटी की है, इसका एडिशन बहुत पुराना है, 10-12 साल पहले ये किताब लिखी गई है और अभी तक ये चल रही है। और 10-12 साल में दुनिया बहुत अधिक बदल चुकी है, इसलिए 10-12 साल में जो बातें हैं, जैसे किसी भी देश के साथ भारत का संबंध का वर्णन जब करना होगा तो केवल किताब की बातें लिखने से, किताब में लिख दिया जाएगा कि भारत और अमेरिका के साथ संबंध खराब थे, लेकिन अगर वर्तमान में अच्छे हैं तो और आपने वो उत्तर को लिखा तो आपको पूरे अंक नहीं मिल पाएंगे। तो बदलती परिस्थितियों के अनुसार किताब से हट कर के भी आप लिखने को स्वतंत्र हैं। अमेरिका में जो बहुत सारी कंपनियां हैं उनके सीईओ भारतीय हैं। सबसे अच्छा उदाहरण आप समझ सकते हैं कि जो गूगल है, गूगल के सीईओ हैं वो सुंदर पिचोई साहब, वो भारतीय मूल के हैं। बहुत सारे वहाँ के गवर्नर, एमपी, मंत्री भारतीय मूल के हैं। तो भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को ये बैलेंस करते रहते हैं। भले ही हमारे देश के लोग अमेरिका में बहुत सालों से बस गए हैं, लेकिन उनकी एक सहानुभूति, एक सिंपैथी तो भारत के प्रति रहती ही है। दूसरा, भारत एक उभरता हुआ देश है, इसको अमेरिका समझता है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है, और भारत को अभी तत्काल में एक बहुत ही अच्छा सशक्त नेतृत्व मिला है, बहुत अच्छा पीएम मिला है जिन्होंने विल पावर को दिखाया है। ओबामा साहब भी कहें कि मोदी के पहले हमने किसी भी प्रधानमंत्री में ऐसा विल नहीं देखा था। तो ये विल के कारण भी भारत के संबंध अमेरिका से सुधर रहे हैं। लेकिन भारत और अमेरिका के संबंधों को अब देखते हैं कि इस पर विचारक क्या कहते हैं, इस पर पॉलिटिशियन क्या कहते हैं। भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर के विचारकों का, राजनीतिक विचारकों के 3 राय हैं, 3 धड़े हैं। पहला धड़ा ये डरा हुआ है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो नज़दीकी बढ़ रही है वो अच्छी बात नहीं है, अमेरिका किसी का नहीं है, अमेरिका धोखा दे सकता है, अमेरिका भारत को गुलाम बना लेगा। तो एक विचारक है, एक धड़ा है जो कि भारत और अमेरिका के संबंध को शंका भरी दृष्टि से देखता है, जबकि दूसरा धड़ा है वो कहता है कि भारत और अमेरिका के संबंध अगर किसी भी कारण से सुधर रहे हैं तो भारत को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। भले ही अमेरिका का वर्चस्व दुनिया में है, लेकिन उससे भारत को जलने की क्या ज़रूरत है, भारत को उससे क्या लेना देना है, वो अमेरिकी वर्चस्व का लाभ उठाए। तो एक धड़ा है जो कहता है कि नहीं, जो ये वर्चस्व अमेरिका का है और भारत के साथ अगर दोस्ती बढ़ रही है अमेरिका का, तो हम लोगों को अब विकास करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी तो अमेरिका में मिल रहा है। अमेरिका के कारण ही आज हम लोगों का संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्यता की मांग जो है वो मजबूत हुई है। केवल चीन को छोड़ दिया जाए तो 4 अस्थायी सदस्य जो हैं, रूस, यूएसए, फ्रांस और इंग्लैंड, ये सब भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता की वकालत करते हैं, और अमेरिका भी इसमें भारत का सहयोग दे रहा है। तो एक धड़ा ये मानता है कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध जो हैं वो सुधर रहे हैं, तो उसका लाभ हम लोगों को उठाना चाहिए, इससे हम लोगों को चूकना नहीं चाहिए। तीसरा धड़ा ये कहता है कि नहीं, हम लोगों को अमेरिका से ना तो दोस्ती करना चाहिए ना दुश्मनी करना चाहिए, बल्कि हम लोगों को तीसरे विश्व का अगुवा बनना चाहिए। तीसरे विश्व जो गरीब कंट्री हैं
एशियाई अफ्रीकी कंट्री हैं उनको उनका नेता बनना चाहिए, उनको लेके चलना चाहिए और अपनी स्थिति मजबूत करना चाहिए। एक समय ऐसी स्थिति आएगी कि हम लोग अमेरिका को टक्कर दे पाएंगे। तो एक धड़ा ये है। तो 3 तरह के विचारक हैं भारत और अमेरिका के संबंध को लेकर के। एक कहते हैं कि नहीं, उनके साथ दोस्ती ठीक नहीं है, दूसरे कहते हैं कि दोस्ती ठीक है, हम लोग को लाभ उठाना चाहिए, तीसरा कहता है कि अलग रह करके हम लोगों को अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाना चाहिए। अब क्या सही है क्या गलत है, ये समय आने वाला समय बताएगा और फिर आप लोग भी अपना राय रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इस तरह से आज ये हमारा तीसरा अध्याय समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व समाप्त होता है। पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कोई भी कमी हो तो अपनी राय आप लोग ज़रूर रखें और कोई शंका हो तो वो भी पूछें। मैं दूसरे प्रश्नों का भी जवाब देने के लिए तैयार हूँ। पॉलिटिकल साइंस से संबंधित प्रश्न आप पूछ सकते हैं। हम लोग मिलते हैं अगले अध्याय और अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।